मान ले कि हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो यहां पर ये मान ले कि यहां कुछ सेंटर है यहां पर, और सेंटर से इसे हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, तो यहां भी वही करें, कैपिटल आर से इसे डिनोट करते हैं। अब क्या है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे, 10 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट पे, अर्थ के सेंटर के तरफ, और ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स को फिलहाल नाम दे देते हैं F1। तो अगर हम F1 को कंप्यूट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये F1 ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ। तो यहां पर अर्थ का जो मास है ये कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू, यहां पर इसके लिए हमने कोई वेरिएबल एसोसिएट नहीं किया, यहां 10 किलोग्राम ही हम यूज करेंगे। सो इनटू 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां पर वो डिस्टेंस है r, तो r का ही स्क्वायर। ये तो हो गया ये एग्जैक्ट फोर्स इस पॉइंट पे जब हमने 10 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट रखा। तो लेकिन अगर हम मान ले कंप्यूट करते हैं फोर्स पर यूनिट मास, तो इस केस में देखें यहां हमने 10 किलोग्राम मास रखा था तो फोर्स इतना क्रिएट हो रहा था। तो पर यूनिट मास मतलब कि एसआई सिस्टम में कहे तो 1 किलोग्राम मास पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो फोर्स पर यूनिट मास, इसके लिए हमें इसी टर्म को, इसी फोर्स को डिवाइड कर देना होगा कितना मास है उससे। तो यहां पर कितना मास रखा था हमने 10 किलोग्राम, सो 10 किलोग्राम से हम कर देंगे डिवाइड। तो ये 10 किलोग्राम और ये 10 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिलेगा फोर्स पर यूनिट मास, ये होगा GM ओवर R स्क्वायर। अब मान ले यहीं पर अब 10 किलोग्राम के जगह हमने क्या किया, यहां पर 20 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा। तो यहां जो फोर्स अब अप्लाई होगा वो तो F1 नहीं रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो फोर्स बदल गया, फोर्स कुछ चेंज होके क्या बन गया देखते हैं। ये F2 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ इनटू अब 10 के जगह 20 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वही डिस्टेंस होगा R स्क्वायर। यहां पर भी अगर देखें फोर्स पर यूनिट मास, तो 20 किलोग्राम मास पे इतना फोर्स अप्लाई हो तो यूनिट मास पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 20 किलोग्राम। सो इस केस में भी जो फोर्स पर यूनिट मास होगा वो होगा GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो इस पॉइंट में, इस डेफिनेट पॉइंट में आप कोई भी मास रखे, फोर्स पर यूनिट मास जो है उसे इतना ही बनना है। इसी फोर्स पर यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। आप यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं। सो ये जो है यही है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी। ये एक पॉइंट के लिए डेफिनेट होता है, लेकिन अलग अलग पॉइंट में इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मान ले यहीं पर मैं एक पॉइंट चूज कर रहा हूं, यहां पर वो पॉइंट है, ये वो जगह है। तो इस जगह पे ये जो पॉइंट है अर्थ के सेंटर से अगर आप देखें, मैं बार बार अर्थ कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ अर्थ में ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा या अर्थ के सरफेस में या उसके आसपास ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह होगा, कहीं भी मास हो तो उसके आसपास वो अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस अब कैपिटल R तो नहीं रहा, ये डिस्टेंस चेंज हो गया। तो चलिए इसी डिस्टेंस को हम स्मॉल लेटर r से डिनोट कर रहे हैं।
तो अब यहां पर आप ये पाएंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर एक 5 किलोग्राम का मास रखते हैं और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में जो एक्ट करेगा वो F3 है मान ले, तो इस केस में F3 जो कि बराबर होगा G इंटू M इंटू 5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R नहीं है, वो चेंज हो गया, वो R स्क्वायर, स्मॉल लेटर R स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर इस केस में आप फोर्स पर यूनिट मास देखेंगे तो फोर्स पर यूनिट मास आपको मिलेगा इस केस में GM डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर R स्क्वायर। तो देखिए ये जो है ये इसके बराबर नहीं है। तो ये एक पॉइंट फंक्शन है, अलग अलग पॉइंट में इसका वैल्यू अलग अलग होता है और एक ही पॉइंट में इसका जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, सेम होता है। यहां एक और चीज देख ले कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो तो पॉइंट फंक्शन है, तो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ था जो कि हमने यहां पर कंप्यूट किया था। तो अगर किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, अगर वो पता है और आपको पता है कि वहां पर कितना मास रखा गया है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि उस मास पे कितना फोर्स एक्ट करेगा। कैसे? देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड विद जितना मास वहां पर रखा जाएगा दैट इज इक्वल टू फोर्स। इस केस में देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू 20 किलोग्राम का मास रखा गया था। ये पूरा एक्सप्रेशन को देख ले तो हमें क्या मिला? हमें मिला वहां उस 20 किलोग्राम के मास में कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स जो एक मास पे एक्ट करेगा इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू जो भी मास है जिसे कि वहां पर रखा गया है। और मजेदार बात यह है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इसी का एक और नाम है जिसके साथ कि आप बहुत ज्यादा यूज्ड टू हैं। आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें। इस एक्सप्रेशन को इससे पहले आपने देखा है क्या? अच्छा, छोड़िए एक्सप्रेशन को, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान ले कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, m मास का ऑब्जेक्ट रखा, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा, अभी इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा, मान ले ये फोर्स F डैश्ड है, तो हम कह सकते हैं कि F डैश्ड इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m ओवर ये जो डिस्टेंस है तो कैपिटल R ये डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से आप ये भी तो कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F डैश्ड, इस फोर्स के कारण अगर आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं फ्रीली, अर्थ के सरफेस के बहुत करीब अगर इसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो इसे एक एक्सीलरेशन मिलेगा। उसी एक्सीलरेशन को तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इस फोर्स के कारण, F डैश्ड फोर्स के कारण m मास पे अगर g एक्सीलरेशन बनता है, इस g को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आप यहां से ये पाएंगे कि इस वैल्यू को F डैश्ड के जगह पे डाले तो आप पाएंगे g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं किसी पॉइंट में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है वही है उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर मैं ये कहता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मास, तो ये आपके लिए बहुत जाना पहचाना इक्वेशन होगा।